नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया और कारपोरेट मीडिया देश का भला नहीं कर रहा है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की ज़रूरत है, तो आपको हमारा सहयोग करना चाहिए, हमारी ताकत बनना चाहिए। इसके लिए आप सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में आर्थिक योगदान दे सकते हैं। इसके लिए हम इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, आप उसको क्लिक करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, विकास दुबे के मर्डर के बाद या एनकाउंटर के बाद या फेक एनकाउंटर के बाद अब दो सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को मथ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस एनकाउंटर की सही जांच होगी कि नहीं होगी, यानी पिछली जांचों की तरह इसका भी अंजाम वही होगा या सचमुच में सच निकल कर सामने आएगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, तो क्या बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं, आप देखिए कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर इस तरह के बहुत सारे मैसेज भरे हुए हैं जिनमें इस तरह की शिकायत की जा रही कि उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है ये सरकार। तो इसमें सच्चाई क्या है और क्या कुछ हो सकता है, इन दो सवालों पर आज हम बात करना चाहेंगे। तो पहले लेते हैं जांच का सवाल। उत्तर प्रदेश में 2017 मार्च 2017 में ये सरकार आई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। तब से उन्होंने ठोको संस्कृति शुरू की थी। अपराधियों के लिए कहा था कि या तो वो जेल में होंगे या यमराज के पास होंगे, और इस तरह से पुलिस का एक बड़ा अभियान उन्होंने छेड़ दिया था। पुलिस को कहना चाहिए फ्री हैंड दे दिया था कि जहाँ भी अपराधी दिखे उसका काम तमाम कर दो। और ये सिलसिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 6145 ऑपरेशन हो चुके हैं और जो विकास दुबे है वो 119वां अभियुक्त है जिसको इस तरह से मार डाला गया है। अब देखिए कि जो इन मामलों की जांच हुई है, अभी तक 74 मामलों की जांच हुई है, उनमें एक भी में पुलिस को दोषी नहीं पाया गया है। यानी स्पष्ट है कि जांच किस तरह से हुई होगी, उसके रिज़ल्ट पहले से ही सोच लिए गए होंगे, केवल एक औपचारिकता निभा दी गई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कह दिया था कि इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए और वो फॉर्मेलिटी सरकार बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरी कर रही है। 74 मामलों में मजिस्ट्रियल जांच हुई और पुलिस को निर्दोष पाया गया। बाकी की जो जांच होंगी उनका भी अंजाम यही होगा। तो इसलिए ये संदेह हो रहा है लोगों को, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दो नहीं 4 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं कि इसकी सही तरीके से जांच हो। किसी जांच में ये मांग की गई है कि इसकी जांच सीबीआई और एनआईए के द्वारा हो। किसी ने एक जांच में ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो जिसकी देखरेख में जांच होनी चाहिए। एक जांच में ये मांग की गई है कि एसआईटी गठित किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित की जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो जांच करे। जांच के भी दो पहलू हैं। पहले तो पहलू ये है कि जो विकास दुबे और उनके साथी, जो 5 साथी हैं, उनका जो एनकाउंटर हुआ है उनकी जांच की जाए कि वो सचमुच में एनकाउंटर हैं या फेक एनकाउंटर हैं। उनमें उनको पकड़ने की गुंजाइश थी और अदालतों में पेश करके सज़ा दिलवाने की गुंजाइश थी, या फिर पुलिस ने वो सारी बाधाएं गिराकर सीधे शूट कर दिया उनको। तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी जांच का मकसद ये होना चाहिए कि ये विकास दुबे और इनके जो साथी थे उनके संबंध क्या पॉलिटिकल लीडर से थे, सरकार से थे, मंत्रियों से थे, और इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, यानी राजनीति और अपराध का क्या गठजोड़ था, राजनीतिज्ञों और इन अपराधियों का क्या गठजोड़ था, और क्या इसी गठजोड़ का नतीजा था कि विकास दुबे को उज्जैन से लाते हुए रास्ते में ही कानपुर के पास ख़त्म कर दिया गया। तो ये दो तरह के इसके पहलू हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए कि पीयूसीएल है,
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, जो मानवाधिकारों के लिए काम करती है, उसने 2018 में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और मांग की थी कि जितनी भी एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत हज़ारों की तादाद में इनकाउंटर हुए हैं, तो उनकी जांच करवाई जाए कि वो फेक इनकाउंटर तो नहीं है, क्योंकि इसकी शिकायतें बहुत आ रही हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे वो पुलिस हो चाहे सरकारी अफसर हों, वो सारे मिली भगत में शामिल हैं। वो इस तरह के फेक एनकाउंटर की जो स्ट्रेटजी बनी है उसमें शामिल हैं और एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं, एक दूसरे को अपराध मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो सरकार का एजेंडा है मारने का, ठोकने का, उसको पूरा किया जा सके। तो इस तरह से, लेकिन वो जांच अभी भी अटकी हुई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई 2018 आज 2020 है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं है। अब इन जो चार याचिकाएं दायर की गई हैं, क्या उम्मीद की जाए कि सुप्रीम कोर्ट इन पर कुछ विचार करेगा, कोई कार्रवाई करेगा? अभी पिछले 2-3 साल में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसको देखते हुए आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे छोड़िए ना, जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में है, राजनीति के दबाव में है, तरह तरह के प्रलोभन भी होते हैं, जैसे जस्टिस रंजन गोगोई को दिया गया था। तो उम्मीद कम है, इस तरह से आप देखते होंगे। लेकिन हमें न्यायपालिका पर इस तरह से विश्वास नहीं खोना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, एक पुलिसिया स्टेट के बन जाने का खतरा है, एक निरंकुश शासन व्यवस्था का खतरा इससे पैदा हो रहा है, हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल पक्की तौर पर हो गया है और ये बढ़ता ही चला जाएगा अगर कहीं अदालत लगाम न लगाई गई, और ये लगाम केवल अदालत की तरफ से ही लग सकती है और उसके लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। तो सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस समय एक बहुत ही गंभीर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जितनी भी इस तरह की वारदातें हुई हैं, उन सब की एक मुकम्मल जांच सामने आनी चाहिए। विकास दुबे एक एनकाउंटर है, फेक है ये नहीं है, ये जांच से पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी हम सब जानते हैं, जिस तरह से सब कुछ हुआ, वो यही इशारा कर रहा है कि ये फेक एनकाउंटर है। पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पहले से लोगों ने ट्वीट कर दिए थे कि इसको वापस लाते ही मार डाला जाएगा। उसके पहले भी लोगों को यही आशंका थी, पूरा देश इस तरह की आशंका प्रकट कर रहा था और वही हुआ भी। तो इसलिए ये इसकी तो जांच होनी चाहिए। लेकिन इतने सारे मामले जिनमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे गए होंगे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो एक तो जांच का दायरा, जांच फेक एनकाउंटर की होनी चाहिए। दूसरी, इस विकास दुबे की हत्या, मौत, एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर से जिन लोगों को फ़ायदा होना था, जो लोग इसमें शामिल थे, जिनके हित जुड़े हुए थे विकास दुबे के हत्या से या मृत्यु से, वो कौन लोग हैं, वो क्यों चाहते थे ऐसा, जिन्होंने इसको इस अंजाम तक पहुंचाया। तो ये इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गठजोड़ एक्सपोज नहीं होगा तो ये बना रहेगा और चलता रहेगा। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है ब्राह्मणों का, और ये आप हालांकि इस तरह से सारी चीज़ों को जाति के आधार पर देखना, ख़ासतौर से अपराधों के मामले को, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ये भी एक सच है, सामाजिक और आपराधिक सच्चाई है हमारे समाज की, कि इनमें भी जाति काम करती है। एक ख़ास तरह के अपराधों में एक ख़ास तरह की जातियाँ लिप्त हैं, एक ख़ास तरह के अपराधों में दूसरी तरह की जातियाँ लिप्त हैं। तो ये जो आपने उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, जिस तरह से गैंगस्टर्स हैं तरह तरह के, और ज़्यादातर गैंगस्टर आप पाएंगे कि अपर कास्ट में हैं, या तो ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं। इन्हीं दो जातियों से, या भूमिहार जो जाति होती है, एक तरह के राय जो टाइटल लिखते हैं, उनमें से है। तो ज़्यादातर लोग इन्हीं में से आए हैं। कुछ एक हैं जो पिछड़ी जातियों से भी हैं,
इक्का दुक्का कहीं दलित भी होंगे, माइनॉरिटीज़ के भी इक्का दुक्का है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद वगैरह का नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ फहरिस्त है हरिशंकर तिवारी से लेकर राजा भैया तक, अमरमणि त्रिपाठी से लेकर और तमाम, ये तो बड़े नाम हैं। लेकिन और भी क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह के गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं और मोस्टली ये अपर कास्ट से। अब ब्राह्मण विकास दुबे की हत्या के बाद क्यों ज़्यादा उद्वेलित हैं, क्यों ज़्यादा उत्तेजित हैं? क्या जो एनकाउंटर का सिलसिला चल रहा है उनमें उनकी मौतें ज़्यादा हुई हैं? बहुत सारे आपको व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज मिले होंगे जिनमें गिनती तक बताई गई होगी, नंबर बताया गया होगा कि इतने लोग मार दिए गए, इतने ब्राह्मण मार दिए गए। दरअसल ये अपुष्ट जानकारियां हैं, अपुष्ट संख्याएं हैं और ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ब्राह्मणों को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, छोटी जातियां हैं मानी जाती हैं, उनको ज़रूर टारगेट किया गया है। और अगर लिस्ट देखेंगे तो ज़्यादा नाम उन्हीं के मिलेंगे, ब्राह्मणों के उनके मुकाबले बहुत कम मिलेंगे। दरअसल ये सत्ता का संघर्ष है, ये वर्चस्व का संघर्ष है और ये सब जानते हैं कि चूँकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन क्षत्रियों का दबदबा पूरे शासन प्रशासन में हो गया है। महत्वपूर्ण पदों पर ठाकुर अपॉइंट किए गए हैं और ब्राह्मणों को भी हिस्सेदारी मिली है, लेकिन शायद वो उतनी नहीं है जितनी वो अपेक्षा करते हैं, या उन पदों पर नहीं है जहाँ से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। तो एक तरह का सत्ता संघर्ष उनके बीच चल रहा है और ये शिकायत ब्राह्मणों की है कि उनकी उपेक्षा हो रही है या उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो ये ब्राह्मणों और ठाकुरों का संघर्ष एक नया रूप लेता जा रहा है और ये पूरे प्रदेश की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होता रहा है। पहले ज़रूर था कि जो अपर कास्ट या ऊंची जातियों से प्रताड़ित उत्पीड़ित जातियां होती थीं, छोटी जातियां जिनको कहते हैं दलित या पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां, उनके लोग चंबल में चले जाते थे, डकैती डाकू बन जाते थे, बदला लेते थे, बागी कहलाते थे। तो एक समय वीपी सिंह के समय ख़ास तौर पर उनका सफाया किया गया और वो उन जातियों को एक तरह से दबा दिया गया, जो थोड़ा सा विद्रोह और विरोध का स्वर उसमें से आता था। आप ये कह लें कि जो मंडल के बाद फिर राजनीति भी बदली और उसने उन जातियों को थोड़ा सा राजनीति में हिस्सेदारी दी, जिसकी वजह से भी वो अपने आप को थोड़ा सा एम्पावर्ड महसूस करने लगे। तो उनकी भी एक जगह बन गई राजनीति में, जो कि एक सकारात्मक बात भी मानी जानी चाहिए। लेकिन उनका सत्ता में हिस्सेदारी तभी तक होती है जब उनको प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां सत्ता में होती हैं, या तो मायावती होती हैं या समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह या अखिलेश यादव आ जाते हैं सत्ता में। तब उन जातियों का, और जिन जातियों को रिप्रेजेंट कर रही होती है उन्हीं को मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। ये भी आपको देखना चाहिए। फिर अभी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, उसमें उसके बनने में बहुत बड़ा योगदान पिछड़ों और अति पिछड़ों का है। यादव से इतर जो पिछड़े हैं और अति पिछड़े हैं उनका है। अब वो महसूस कर रहे हैं कि ये जिताया तो हमने, सरकार तो हमने बनवाई, लेकिन सत्ता की मलाई खा रहे हैं अपर कास्ट यानी ब्राह्मण और ठाकुर, उनको बाहर कर दिया गया। तो उनमें एक अलग तरह का रोष है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ठगा गया है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। तो एक उनके अंदर भी मोह भंग इस सरकार से हो चुका है और वो दूसरे तरह से दिख रहा है। ब्राह्मणों में ध्रुवीकरण हो रहा है। ब्राह्मणों में अब देखिए कि कांग्रेस के नेता हैं जतिन प्रसाद, वो ब्राह्मणों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मणों को संगठित कर रहे हैं और एक तरह का ये, चूँकि ब्राह्मणों में असंतोष है, बेचैनी है कि जो ठाकुर की सरकार है उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं है, उनको दबाया जा रहा है, तो वो अपने आप को अब रीग्रुप कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी अपना भला देख रही है, वो फिर से ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है, ऐसा लगता है जतिन प्रसाद के प्रयासों से। लेकिन ये जो जातियों का जो
मिलना है, बिखरना है, ये सब उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता रहता है। लेकिन अगर आप अपराधों और जातियों के रिश्तों को देखेंगे, उनके गठबंधन को देखेंगे, तो पाएंगे कि ये जो अपर कास्ट की जातियां हैं, उनमें जो इस तरह के गैंगस्टर बने हैं, उनका प्रभाव, दबदबा बहुत ज़्यादा है और वो सत्ता के साथ बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़े रहे हैं और सत्ता बदलती है तो नई सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए लंबे समय तक सरवाइव करते जाते हैं। अब चूंकि राजनीति में उनका वर्चस्व हो गया है, तो जो छोटी मझोली या दलित जातियां हैं वो अब उससे बाहर हो गई हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये जो इनकाउंटर इतने सारे हुए हैं, अगर उनकी आप सूची उठा के देखेंगे तो इन जातियों के जो तथाकथित अपराधी हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण अपने आप को भले ही थोड़ा उपेक्षित, असंतुष्ट महसूस कर रहे हों, लेकिन दरअसल ये उनकी सत्ता की और चाह है, वर्चस्व की और चाह है, जिसकी वजह से वो इस तरह से महसूस कर रहे हैं। और ये इस कोशिश में वो उन अपराधियों को भी ढक रहे हैं, यानी विकास दुबे के प्रति अगर उनके अंदर हमदर्दी पैदा हो रही है, वो उनके उसके मानवाधिकारों की बात अब करने लगे जबकि वो पहले नहीं करते थे, तो ये ज़रा सोचने की बात है कि जो इस तरह से सोचते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।